हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को हम लोग देखेंगे और डिस्कशन करेंगे उसको डिटेल में, हर वर्ड जो प्रीएम्बल में कंटेन करता है और प्रीएम्बल क्या सिग्निफाई करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीएम्बल को। तो प्रीएम्बल में हम जैसा देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो यहाँ पे सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर से स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई है कि कैसा गवर्नमेंट हमारा होगा। तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा जो हर सिटीजन के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब को प्रोटेक्ट करता हो और प्रमोट करता हो उनके बीच में फ्रेटर्निटी को और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और फोर्थ पॉइंट है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इससे सिग्निफिकेंस की कोशिश की गई है। तो जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखा वो एक एक करके देखेंगे कि क्या वो सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ ऑथोरिटी इससे पता चलता है। प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल। फ्रॉम द पीपल से मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल से डिराइव हुआ है, हमारे जो कॉमन पीपल है उनके सहमति से डिसाइड हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, इससे पता चलता है नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा। जैसे मैंने बताया था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी ये इंडिया को डिक्लेयर करता है। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे ये पता चलता है क्या ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भावना पता चलती है। फोर्थ पॉइंट है डेट ऑफ एडॉप्शन, जो कि 26 नवंबर 1949। ये चार चीजें हमें प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट से पता चलती है। तो हम लोग अब एक एक वर्ड को डिटेल में देखते हैं कि एक एक वर्ड क्या सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन क्या सिग्निफाई करता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोवरेन से ये पता चलता है कि इंडिया किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है और उसे किसी भी कंट्री का ज़रूरत नहीं। वो इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 वो एक सोवरेन स्टेटस एक्वायर कर चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया था इंडिया से, और यही डिक्लेयर करता है प्रीएम्बल में। सेकेंड वर्ड है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट हमारा क्या सिग्निफाई करता है। सोशलिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत दिनों से है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट से इसे एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। पहले ये इम्प्लिसिट फॉर्म में डीपीएसपी में हुआ करता था। हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट करता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वहाँ वैसा सोशलिज्म होता है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को को एग्जिस्टेंस के लिए साइड बाय साइड उनको को एग्जिस्टेंस के लिए बोला जाता है। दो तरह का सोशलिज्म होता है। एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो मार्क्स की भावना जो बताई गई है। मार्क्स ने बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म शो करता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी जो है वो 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। सेक्युलर का मतलब हमारा जो गवर्नमेंट होगा, स्टेट होगा, जो वो हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगा और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 में हमारा यही रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया और प्रीएम्बल में उसे भी बताया गया। तो फोर्थ वर्ड हम लोग अब देख लेते हैं। फोर्थ वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये पता चलता है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी। जो भी गवर्नमेंट होगी उस कंट्री में, उस जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे, मेजॉरिटी वोट्स होंगे, वही एक सरकार बनाएगा। और डेमोक्रेसी जो होता है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। जैसा हम लोग स्विट्जरलैंड में देखते हैं कि वहाँ पे जो पीपल है वो डायरेक्टली खुद एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर को। और यही डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार डिवाइसेस हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट।
और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वैसा होता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं जो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसा कि हम लोग अपने कंट्री में देख सकते हैं, और वो लॉ हमारे लिए बनाते हैं। और इस टाइप की डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। डायरेक्ट हुआ जो कि स्विट्जरलैंड में चलता है, डायरेक्ट वहाँ पे पीपल के पास ही सुप्रीम पावर होता है। इनडायरेक्ट में एक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन बाय पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि एक मास लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसे कहते हैं। और हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ बनाने का। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक वैसे स्टेट को बोलते हैं जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्शन के थ्रू आता है, चाहे वो इनडायरेक्ट आए या डायरेक्ट आए, और वो एक फिक्स पीरियड के लिए आता है। इसका एग्जांपल है यूएसए, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और रिपब्लिक का अगेंस्ट जो होता है मोनार्क। मोनार्क में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरेडाइटरी पोजीशन एंजॉय करता है, उसे बाय बर्थ ही राइट मिल जाती है। तो रिपब्लिक जो है इन आवर प्रीएम्बल वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा, हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, जैसे अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो वो एक तरह से इलेक्ट होके आएंगे। 5 साल के लिए उनका पीरियड होता है। रिपब्लिक से और भी चीज़ें हमें पता चलती है, जैसे कि रिपब्लिक से हमें ये भी पता चलता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल को ही सारा पावर नहीं दिया गया है, जो वहीं बहुत सारे लोगों को मतलब पीपल को पावर दिए गए। सेकेंड पॉइंट रिपब्लिक से ये भी पता चलता है कि इससे एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास और ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जितनी भी पब्लिक ऑफिसेस हमारे इंडिया में खुली रहेगी वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा को देखेगी नहीं, वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो ये रिपब्लिक वर्ड से हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं जो कि है जस्टिस। जस्टिस जो हमारे प्रीएम्बल में बताया गया वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस से हमें ये पता चलता है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट इन्वॉल्व्स elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है। सोशल प्लस इकोनॉमिक इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तीसरा तरह का जस्टिस जो है पॉलिटिकल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। तो ये जो आइडिया है जस्टिस का वो रशिया से लिया गया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी क्या सिग्निफाई करता है कि एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट्स इन इंडिविजुअल। आर्टिकल 21 भी ये कन्फर करता है कि कोई भी तरह की लाइबिलिटी नहीं होगी, हर इंडिविजुअल फ्री रहेगा। आर्टिकल 19 भी यही बोलता है कि हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होगा। और लिबर्टी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटी कर सकता है। और जैसा कि हमारे प्रीएम्बल में बताया गया, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट। तो अब जितना भी फंडामेंटल राइट के थ्रू हम लोग ये लिबर्टी को इन्फोर्स किया जा सकता है। लिबर्टी जो है वो थॉट का होता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप का होता है। हम फंडामेंटल राइट में भी देखते हैं कि ये लिबर्टी में हमें ये सारे राइट्स दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इक्वालिटी। तो प्रीएम्बल जो होता है हर सिटीजन की इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करता है। तो हमारे प्रीएम्बल में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में ये इलेबोरेटली डिस्कस किया गया। जब हम लोग फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बना रखी है,
आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट उस पे, तो मैंने वहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस किया है इन सब के बारे में। तो आखिरी जो वर्ड है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ाता है। ये सिंगल सिटीजनशिप से भी डिनोट होता है। और आर्टिकल 51A में भी ये बताया गया है। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स जो प्रीएम्बल में बताए गए। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से हमें क्या सिग्निफिकेंस पता चलता है। तो सबसे पहला, प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो हमें बेसिक फिलोसफी पता चलती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी और क्या फंडामेंटल वैल्यू है जिस पे ये डिराइव हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल क्या, हमारे पॉलिटिकल थॉट्स क्या है कंट्री को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के थॉट क्या है, ये उनकी फिलोसफी भी बताता है। सेकेंड पॉइंट है कृष्णा अय्यर, एक कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने कहा था द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। तो इससे ये पता चलता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का थॉट था। थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एम हिदायतुल्लाह, जो हमारे CJI भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter। तो यहाँ पे क्लियरली एम हिदायतुल्लाह जस्टिस ने ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोल है प्रीएम्बल, और ये तभी इसको कुछ नहीं बदल सकता एक रिवॉल्यूशन के अलावा। तो चलिए आगे बढ़ते। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक प्रीएम्बल हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैरूबरी केस। तो बैरूबरी केस में ये बोला गया था प्रीएम्बल shows the general purposes behind several provision in the constitution and is thus a key to the minds of makers of the constitution. It helps in interpretation though preamble is not a part of constitution। तो रे बैरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि प्रीएम्बल जो है वो हमारा जनरल पर्पसेस बताता है सेवरल प्रोविजन का, कि क्या उसके पीछे रहा था पर्पस ऐड करने का, और एक इंटरप्रिटेशन का भी की है जहाँ पे एम्बिगुअस टर्म दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो दो इंटरप्रिटेशन अगर हो रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, तो वो इंटरप्रिटेशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि प्रीएम्बल से कॉन्सोनेंस में हो, जो प्रीएम्बल के साथ मैच खाता हो, प्रीएम्बल के आइडिया से मैच खाता हो। तो प्रीएम्बल इंटरप्रिटेशन में हेल्प तो करता है, लेकिन प्रीएम्बल एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये रे बैरूबरी केस में बोला गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केशव नंदा भारती और LIC ऑफ इंडिया केस, जो कि केशव नंदा भारती सबसे लैंडमार्क जजमेंट है, और इसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, और ये दोनों लेटेस्ट केसेस है। तो रे बैरूबरी केस का जो फाइंडिंग्स थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो फाइंडिंग उतनी अच्छी नहीं है करंट डेट के लिए, और बोला था प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। प्रीएम्बल एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the power of legislation। तो जो प्रीएम्बल है वो कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, वो किसी को पावर नहीं देता, लेजिस्लेचर को वो कोई लॉ बनाने का पावर नहीं देता है, ना ही वो किसी भी तरह का पावर छीनता है लेजिस्लेचर से। दूसरा है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉज। तो हम लोग प्रीएम्बल के प्रोविजन को जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते। एमेनेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, तो केशव नंदा भारती के केस में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। तो बेसिक फीचर को छोड़ के सब कुछ अमेंड किया जा सकता है प्रीएम्बल में। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रीएम्बल में बहुत सारे वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये प्रीएम्बल में अभी तक का ओनली अमेंडमेंट है जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, जिसने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी के बारे में। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।